तो चलिए आज हमारे प्लैनेट के पूरे ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। एक जीव के छोटे से घर से शुरू करके उन ताकतों तक पहुंचेंगे जो पूरे पूरे महाद्वीपों को हिला देती हैं। अच्छा सोचिए जरा, अगर हमें किसी भी जिंदा चीज को समझना हो तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? क्या उसके बर्ताव से, या उसकी बॉडी कैसे बनी है उससे, या फिर कहीं और से? इसका जवाब ना उसके घर में छिपा है, मतलब उसके हैबिटेट में। और बस यहीं से इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी का विज्ञान शुरू होता है। सीधी सी बात है, किसी भी जीव को उसके अपने माहौल, उसके अपने घर में स्टडी करना। ठीक है, तो अगर किसी जीव को समझना है तो उसका घर समझना जरूरी है, ये तो तय हो गया। तो फिर चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये जो घर है, ये जो हैबिटेट है, ये बनता किन चीज़ों से है? आप किसी भी हैबिटेट को ना एक थिएटर के स्टेज की तरह इमेजिन कीजिए। इसके जो बायोटिक यानी जिंदा हिस्से हैं वो हैं इसके एक्टर्स, मतलब सारे पेड़ पौधे, जानवर। और जो एबायोटिक यानी बेजान हिस्से हैं वो है इसका स्टेज, जैसे कि रोशनी, मिट्टी, पानी, हवा। अब देखिए, एक्टर्स और स्टेज जब ये दोनों मिलते हैं तभी तो पूरी कहानी बनती है ना। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये दो अलग अलग लिस्ट हैं। नहीं, ये बायोटिक और एबायोटिक चीजें ना एक दूसरे पर लगातार असर डालती रहती हैं। तो असली सवाल अब ये उठता है कि इनका ये जो आपस का लेन देन है, ये एक चलता फिरता सिस्टम जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, वो कैसे बनाता है। तो फिर इस पूरे सिस्टम को चलाता कौन है? इसका इंजन क्या है भाई? जवाब है एनर्जी, ऊर्जा। चलिए अब जरा इस एनर्जी के फ्लो को ही फॉलो करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे पूरे इकोसिस्टम में जान डालती है। ये एनर्जी ना एक बड़ी सिंपल सी चेन में बहती है। हम सब इसे फूड चेन या खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए, सूरज से एनर्जी मिलती है घास को, उस घास को खाता है हिरण, और फिर उस हिरण को खाता है शेर। देखा, एनर्जी सूरज से शुरू हुई और ऊपर के शिकारी तक पहुंच गई। और इसी चेन में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन इस एनर्जी के फ्लो में एक बहुत बहुत जरूरी नियम काम करता है, और उस नियम का राज इस एक नंबर में छिपा है, सिर्फ 10%। इसे कहते हैं लिंडमैन का 10% रूल। ये नियम क्या कहता है? ये कहता है कि फूड चेन के हर अगले लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जाती है। मतलब अगर एक हिरन घास खाता है तो उसे घास की पूरी एनर्जी का सिर्फ 10% ही मिलेगा, और फिर शेर को उस हिरन की एनर्जी का सिर्फ 10%। बाकी की 90% एनर्जी वो बस गर्मी बनकर उड़ जाती है। तो इससे एक बात साफ होती है, हमारे इकोसिस्टम में दो तरह के फ्लो चल रहे हैं। एक है एनर्जी का फ्लो, जो वन वे ट्रैफिक जैसा है, सूरज से आया, फूड चेन से गुजरा और खत्म। लेकिन दूसरा फ्लो है न्यूट्रिएंट्स का, यानी पोषक तत्वों का, जैसे कि नाइट्रोजन। और ये साइक्लिक है, ये कभी खत्म नहीं होता, बस जिंदा चीजों, मिट्टी और हवा के बीच घूमता रहता है, रिसाइकिल होता रहता है। ओके, तो एक सिस्टम के अंदर एनर्जी कैसे बहती है ये तो हमने देख लिया। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं, बड़े पिक्चर को देखते हैं, और वो है हमारे प्लैनेट पर फैली जिंदगी की कमाल की वैरायटी, जिसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। अब देखिए, बायोडाइवर्सिटी को हम 3 लेवल पर समझ सकते हैं। पहला है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, मतलब दुनिया में कितने अलग अलग तरह के घर हैं, जंगल हैं, रेगिस्तान हैं, पहाड़ हैं। दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी किसी एक घर में कितने अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। और तीसरा है जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब एक ही तरह के लोगों में आपस में कितनी वैरायटी है। और यहीं पे एक बड़ा मजेदार पैटर्न देखने को मिलता है। फूड चेन में आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, जीवों की गिनती कम होती जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसी के साथ साथ उनकी इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमानी बढ़ती जाती है। मतलब गिनती में कम पर दिमाग में ज्यादा। तो ये जो जिंदगी की इतनी सारी वैरायटी है, ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? इसका जवाब है इक्वेटर के पास, यानी भूमध्य रेखा के पास। और ये कोई तुक्का नहीं है। यहाँ साल भर जो बढ़िया बारिश और धूप मिलती है ना, वो पेड़ पौधों के लिए किसी पार्टी से कम नहीं। और सीधी सी बात है, जहाँ पौधे ज्यादा होंगे वहाँ हर तरह की जिंदगी को फलने फूलने का मौका मिलेगा। लेकिन ये हमें एक और बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। आखिर वो कौन सी ग्लोबल ताकतें हैं जो दुनिया में जिंदगी की ये अलग अलग जोन बनाती हैं? मामला सिर्फ बारिश और गर्मी का नहीं है, इससे भी कुछ बड़ा है।
इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा हमारे प्लैनेट के बड़े बड़े सिस्टम्स में, और इसकी शुरुआत हम करेंगे समुद्र की धाराओं से, ओशन करंट से। ये हमारे ग्रह के क्लाइमेट की असली कंट्रोलर हैं। ये ओशन करंट्स दो तरह की होती हैं, गर्म और ठंडी। जो गर्म धाराएं हैं वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाती हैं और अपने साथ पूर्वी किनारों पर खूब सारी बारिश और नमी ले आती हैं। और जो ठंडी धाराएं हैं वो इसका ठीक उल्टा करती हैं। वो पोल से इक्वेटर की तरफ आती हैं और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर सूखापन और रेगिस्तान बना देती हैं। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये जो समंदर के इतने बड़े बड़े सिस्टम है ना, इन्हें भी चलाने वाली ताकतें धरती के और भी ज्यादा अंदर से आती हैं। तो वो गहरी ताकत क्या है? वो है ये जमीन खुद, जिस पर हम सब खड़े हैं। और ये हमें हमारे आखिरी टॉपिक पर ले आता है, वो स्टेज जो कभी एक जगह नहीं टिकता, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी। ये थ्योरी हमें बताती है कि धरती की जमीन असल में ठहरी हुई नहीं है, ये लगातार हिल रही है। करीब 25 करोड़ साल पहले सोचिए, सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम था पैंजिया। फिर करीब 20 करोड़ साल पहले ये दो हिस्सों में टूट गया, लॉरेंशिया और गोंडवाना। और फिर ये हिस्से भी टूटते गए, खिसकते गए, और आज के हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स बन गए। ये जो प्लेट्स की हलचल है ना, ये मेनली 3 तरीकों से होती हैं, और हर तरीके का नतीजा बड़ा ज़बरदस्त होता है। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नई ज़मीन बनती है। जब वो टकराती हैं तो हिमालय जैसे पहाड़ खड़े हो जाते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, और जब वो एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं तो ज़लज़ले आते हैं, यानी भूकंप। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस हैबिटेट, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, जिंदगी का ये पूरा खेल एक ऐसे स्टेज पर चल रहा है जो खुद ही लगातार हिल रहा है, बदल रहा है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर वो स्टेज ही जिस पर जिंदगी का ये सारा नाटक चल रहा है हमेशा बदलता रहेगा, तो फिर जिंदगी का भविष्य